अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मा रुमान। आज हम रियल कंडक्टेड इंटरव्यू जो लास्ट टाइम लेक्चर एजुकेशन के इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके क्वेश्चन नंबर 311 टू 340 तक डिस्कस करेंगे। 311 क्वेश्चन है, वाई वी यूज़ पायलट टेस्टिंग। आपको पता है पायलट टेस्टिंग क्या होती है? पायलट टेस्टिंग जो होती है वो माइनर स्केल पे या माइनर लेवल पे किसी भी प्रोजेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज या आउटपुट को जज करने के लिए कंडक्ट की जाती है, सो दैट बजट जो है उसको कम लगाना पड़े और कॉन्सिक्वेंसेस को और ड्रॉबैक्स को देख के उन पे मज़ीद वर्क करके प्रोजेक्ट जो है उसको मज़ीद फ्लॉरिश करके और उसके बाद उसको लॉन्च किया जाता है। इस तरह ये होता है कि एक तो मैनिपुलेट करना वेरिएबल्स को आसान हो जाता है, और दूसरा जो है जब छोटे पैमाने पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसको कंट्रोल करना भी ईजी होता है। और अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं वी यूज़ पायलट टेस्टिंग एट माइनर स्केल or at minor level to judge the output or consequences of any project so that we can get acquaintance about the pros and cons of that project। अगर हम क्वेश्चन 312 की बात करें, व्हाट आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। आप लोगों को कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग्स का तो पता ही होगा। कन्वर्जेंट होता है एक ही नुक्ते पर मरकूज़ कर देना, और डाइवर्जेंट होता है देयर आर मैनी वेज। तो अब अगर वैलिडिटी के हिसाब से बात करें तो ये दोनों जो हैं कंकरेंट वैलिडिटी की एग्जांपल्स हैं। आपको पता है कि कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है कंकरेंट वैलिडिटी में। अब कन्वर्जेंट वैलिडिटी ये है कि जब दो सिमिलर टेस्ट या सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करें तो उसको हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहेंगे। और अगर दो डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट रिजल्ट या अपोजिट रिजल्ट को प्रोड्यूस करें तो वो डाइवर्जेंट होगी, मतलब डाइवर्जेंट वैलिडिटी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 313 को अगर देखें तो व्हाट इज़ मेंटोरिंग एंड लूपिंग। मेंटोरिंग जाहिर है एक सीनियर पर्सन जो होता है या एम्प्लॉय होता है, वो जूनियर एम्प्लॉय को या जूनियर पर्सन को प्रोवाइड करता है। और जो लूपिंग होती है, लूपिंग में एक टीचर एक से ज़्यादा साल तक एक ही क्लास को टीच करता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि नर्सरी से लेके 5 क्लास तक एक ही टीचर टीच करता है, फिर 6, 7, 8 एक ही टीचर होता है, फिर 9, 10 में एक ही टीचर होता है। तो इसी चीज़ को हम लूपिंग कहते हैं एजुकेशनल टर्म में। अगर हम इनको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि मॉनिटरिंग इज़ बिटवीन टू पीपल व्हेन अ सीनियर एम्प्लॉय हेल्प्स और प्रोवाइड गाइडेंस टू द जूनियर एम्प्लॉय, and looping means teaching same students more than 1 year। क्वेश्चन 314 डिफाइन जनरलाइजेशन, रेप्लिकेशन, कंट्रोल एंड बायसनेस। अभी चारों टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन करना है हमने। तो जनरलाइजेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। जनरलाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट परफॉर्म्स स्किल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मतलब स्टूडेंट की वो एबिलिटी कि अगर सिचुएशंस को चेंज किया जाता रहे, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता रहे, उसके बावजूद स्टूडेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, तो ये होती है जनरलाइजेशन। एक स्टूडेंट नहीं, सब, तकरीबन सब स्टूडेंट्स, मतलब आपके स्टूडेंट्स वेल एक्वेंटेड हो गए हैं अपनी टर्म्स के साथ जो आपने उनको सिखाई हैं, या अपने लर्निंग प्रोसेस में उन्होंने इतना अच्छा गेन किया है मटेरियल को कि अगर आप सिचुएशंस चेंज भी कर देते हैं तो वो रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। ये है जनरलाइजेशन। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इज अकर व्हेन रिजल्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिसर्च आर कंबाइंड टुगेदर। असल में अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें तो किसी भी रिसर्च को बड़े पैमाने पर करने की बजाय क्या किया जाता है कि रिसर्च को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब उस पूरे प्रोसेस को डिफरेंट पीसेस जो होते हैं उन पर अलग अलग वर्क किया जाता है, फिर उनके जो रिजल्ट्स या आउटपुट्स होते हैं उनको मज़ीद मैनिपुलेट करके और उनको जो है न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू उनकी आप ऐसे समझ लें कि एवरेज निकाल लिया जाता है और वो उसका फाइनल रिजल्ट होता है। ये होती है रेप्लिकेशन। मतलब बड़े पैमाने पर या एक ही साथ पूरी रिसर्च कंबाइंड जो है वो नहीं की जाती, छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करके फिर वो वर्क किया जाता है उस प्रोजेक्ट को। और कंट्रोल की अगर बात करें तो कंट्रोल इज मेकिंग श्योर दैट द ऑल टास्क आर डन इन अ प्रॉपर वे। मतलब किसी भी बंदा, कोई भी बंदा या मैनेजर की अगर हम एग्जांपल ले लें तो जब वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है तो इट मीन्स वो ये जज कर रहा होता है या इस चीज़ को श्योर बना रहा होता है कि जो काम उसने अपने वर्कर्स के ज़िम्मे लगाया है क्या वो उसको प्रॉपर वे में कर रहे हैं। हाँ, और अगर बायसनेस की बात करें तो बायसनेस ये है कि एक बंदा अनकॉन्शियसली इस तरह से बिहेव करे कि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट, कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कहता हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत है, या मेरी राय जो है वो ज़्यादा अहम है। तो इस चीज़ को बायसनेस कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो बायसनेस मीन एन अनकॉन्शियस एक्ट ऑफ बिहेवियर शोइंग इंक्लिनेशन दैट माई थिंकिंग एंड माई एक्ट्स आर सुपीरियर और राइट।
अब हम देख रहे थे जी क्वेश्चन नंबर 314। अगर हम 315 की बात करें तो व्हाट इज सैम्पल इन रिसर्च। आप ये तो सिंपल सी बात है कि सैम्पल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का जो नुमाइंदा होता है वो सैम्पल होता है। क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन पे तो रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है हम उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन ले लेते हैं जिसको हम सैम्पल कहते हैं। 316 व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो होता है ये एक प्रोविजनल गेस होता है जो कि रिसर्चर खुद प्रोवाइड करता है। ये प्रूवन नहीं होता, इसको फर्दर साइंटिफिक मेथड या रिसर्च के थ्रू जो है प्रूव करना पड़ता है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे अ रिसर्च इज़ अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज़ अ प्रिडिक्शन अबाउट स्पेसिफिक कैलकुलेशंस, इट हैज़ टू बी टेस्टेड बाय रिसर्च, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोविजनल गैस प्रोवाइड बाय रिसर्चर। क्वेश्चन नंबर 317 पर्पसिव सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती हैं। पर्पस सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक एग्जांपल है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी जजमेंट के हिसाब से सैम्पल को सिलेक्ट कर लेता है। अब जब एक रिसर्चर अपनी जजमेंट के हिसाब से एक सैम्पल को सिलेक्ट कर रहा है तो नो डाउट वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। इसमें होता यही है कि जो रिसर्चर होता है उसको ये लगता है कि मेरे रिसर्च के पर्पज़ के लिए ये सैम्पल बेस्ट रहेगा, तो वो अपनी जजमेंट के हिसाब से सैम्पल को सिलेक्ट कर लेता है। इस अप्रोच को जजमेंटल एंड सब्जेक्टिव और सिलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। अब अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ सब टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑल्सो कॉल्ड जजमेंटल, सब्जेक्टिव और सिलेक्टिव सैम्पलिंग, इन विच रिसर्चर रिलाई ऑन देयर ऑन और ऑन हिज ऑन जजमेंट। क्वेश्चन 318 को देखें तो हाउ यू विल इम्प्रूव कॉन्फिडेंस इन योर स्टूडेंट्स। अब कॉन्फिडेंस अगर स्टूडेंट में प्रोवाइड करना है हमने या अराज करना है या उनको कॉन्फिडेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम उनकी तारीफ़ करेंगे, मतलब प्रेज़, रीइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे, और अपने स्टूडेंट्स को हम ये बताएंगे कि बेटा आपसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आप यकीन करें जब एक टीचर एक स्टूडेंट को ये कहता है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है तो स्टूडेंट अपना 100% नहीं 1000% देने की कोशिश करता है। और दूसरा हम सेंस ऑफ ऑनरशिप उनमें डाल सकते हैं, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है उसका उनको हेड बना दें या क्लास का उनको प्रॉक्टर बना दें, तो इस तरह भी बच्चे जो हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को आप कंपेयर करना छोड़ दें, ये सबसे बेस्ट वे है स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने का, कि उनको कंपेयर करना छोड़ दें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम करें। आप किसी भी एक स्टूडेंट की तारीफ़ किसी दूसरे स्टूडेंट के सामने मत करें। अगर एक स्टूडेंट के अंदर एक क्वालिटी है तो दूसरा जो आपको डलस नज़र आ रहा है हो सकता है उसमें उससे ज़्यादा कोई ऐसी क्वालिटी मौजूद हो जो उसको मुमताज़ कर दे बाकी स्टूडेंट से। अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टडी के ड्यूरेशन में जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो फील्ड वर्क में अच्छे नहीं होते, और जो स्टूडेंट्स डलेस्ट होते हैं वो फील्ड वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 319, व्हाट इज़ पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन बेसिकली जो है ये एजुकेशन की एक टाइप है या जो कि वर्क करती है इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट पे, मतलब मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ के इश्यूज़ को देखती है, उसके अलावा स्टडी के हवाले से देखती है, हर तरह के, मतलब एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है पीस एजुकेशन। ये वायलेंस को ख़त्म करता है, और ये इनिशिएटिव जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने लिया था, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा ने लिया था कि पूरी दुनिया में जो है वायलेंस को ख़त्म किया जाए, इक्वालिटी लाई जाए, जेंडर इक्वालिटी लाई जाए, और जो है ओवरऑल डेवलपमेंट पर, करैक्टर बिल्डिंग पर काम किया जाए। अब अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे पीस एजुकेशन लीड्स टू द फुल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक हिम एबल टू अवॉइड वायलेंस। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस। अब क्वेश्चन नंबर 320 को अगर देखें तो व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च असल में रिसर्च को जो है डिफरेंशिएट करने के दो अलग टाइप्स हैं, जिसमें क्वालिटेटिव में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपने डाटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्वालिटेटिव में वो क्या करता है, वो कॉन्सेप्ट्स पे काम करता है और थ्योरी के थ्रू
मतलब थ्योरी डेवलपमेंट पे काम होता है और कंसेप्ट्स पे काम करता है और रिटर्न में अपनी रिसर्च को जो है वो डिफ़ाइन करता है। अगर इनकी सब टाइप्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव में हिस्टोरिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हो सकती है, एक्स पोस्ट फैक्टो हो सकती है, काजल कंपैरेटिव रिसर्च जिसको कहा जाता है, इसके अलावा कोरिलेशनल भी हो सकती है। मतलब ऐसे तमाम टाइप्स की रिसर्च जिसमें न्यूमेरिकल डाटा, मैथमेटिक्स की वैल्यूज़ यूज़ हों, उनको हम क्वालिटेटिव में रख देंगे, सॉरी क्वांटिटेटिव में रख देंगे। और जो क्वालिटेटिव है उसमें बिब्लियोग्राफी मतलब रिसर्च ऑन बुक्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो कि प्रेजेंट फिनोमेना पे होती है, केस स्टडी जो किसी इंडिविजुअल के बारे में होती है, और सोशियोग्राफिकल रिसर्च जो है जो कि एक पूरे सोसाइटी के ऊपर वर्क होता है, वो सारी इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 321 को देखें तो वाई पीपल प्रेफर क्वांटिटेटिव रिसर्च इन पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही क्वांटिटेटिव रिसर्च पर ज़्यादा काम किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एग्जैक्ट डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है, न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड करना इजी भी होता है एक साइंटिस्ट के लिए। उसके अलावा इस ये साइंटिफिक अप्रोच भी है और इस पर मेन फोकस भी जो है वो मैथमेटिकल वैल्यूज़ पे अगर हो तो वो जो गलती की गुंजाइश है वो कम हो जाती है। और रिसर्चर को ये लगता है कि इसको प्रेजेंट करना, मैथमेटिकल वैल्यूज़ में प्रेजेंट करना ज़्यादा आसान है। ठीक हो गया। और ये कंसाइज भी होता है, डिटेल में नहीं होता, जबकि डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है वो डिटेल में होती है, जिसको पढ़ने का किसी के पास टाइम ही नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ मोर प्रेफर्ड इन पाकिस्तान एज इट प्रोवाइड एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डाटा, इट कैन प्रोवाइड फैक्ट, साइंटिफिक एंड फोकस्ड डाटा, मोर ओवर इट इज़ ईजी टू प्रेजेंट। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 322 को देखें तो हाउ यू कैन मेक स्टूडेंट्स बेटर बाय फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन में आपको पता है रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, टाइमिंग्स को जो है उसको मद्देनज़र रखा जाता है, फोकस किया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्पफुल प्रूव हो सकती है, ये स्टूडेंट को कम्पिटिटिव बना सकती है, क्रिएटिव बना सकती है, क्योंकि क्लासरूम में ज़ाहिर है आपको पता है स्कूल को मिनी कल्चर कहा जाता है, तो वो क्रिएटिव बन सकता है उसकी। और इस तरह मिनी कल्चर में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो सोशल वैल्यूज़ को सीख जाता है, डिसिप्लिन सीख जाता है, एक्सपीरियंस सीख जाता है, उसके कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 323 व्हाट इज़ पॉजिटिविटिज्म। अब पॉजिटिविटिज्म जो है वो ऐसी नॉलेज पे बिलीव करती है जो कि एम्पिरिकल साइंसेज से हम इकट्ठा करते हैं। मतलब इकट्ठा तो हम अपनी साइंसेज से करते हैं डाटा को, लेकिन वो मैथमेटिकली प्रूवन होता है और साइंटिफिकली भी प्रूवन होता है। असल में ये एक मूवमेंट है थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स के अगेंस्ट। तो अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे पॉजिटिविटिज्म बिलीव्स ओनली ऑन द नॉलेज गेटिंग थ्रू एम्पिरिकल साइंसेज, इट फोकसेस ऑन डाटा दैट इज मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज़ अगेंस्ट थियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। अब अगर हम पॉजिटिविज्म के बाद क्वेश्चन देखें 324, तो ये है व्हाट इज़ प्रोग्रेसिविज्म। आपको पता है प्रोग्रेसिविज्म जो है प्रैग्मेटिज्म उसकी मदर फिलॉसफी है, और प्रोग्रेसिविज्म जो है वो जॉन डेवी ने दी, और ये एक एजुकेशनल फिलॉसफी है। ये फोकस करती है सोशल एस्पेक्ट से पर और लर्निंग बाय डूइंग पर। तो आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिविज्म इज़ एन एजुकेशनल थ्योरी और एजुकेशनल फिलॉसफी प्रेजेंटेड बाय जॉन डेवी विच फोकसेस ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ लेटेंट लर्निंग की, तो लेटेंट लर्निंग, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, तो छुपा हुआ जो नॉलेज होगा उसको लेटेंट लर्निंग कहेंगे। अब छुपा हुआ नॉलेज कौन सा? छुपा हुआ नॉलेज वो जो हम किसी को ऑब्जर्व करके हासिल करते हैं। अगर हम इसको क्लासरूम लेवल पर जज करें तो हम कह सकते हैं कि लेटेंट लर्निंग इज़ अ लर्निंग विच स्टूडेंट गेट थ्रू द बिहेवियर ऑफ हिज और हर टीचर। मतलब जो कुछ टीचर करता है बच्चे ऑब्जर्व करते रहते हैं, अगर क्लासरूम लेवल की बात करें तो, और वही वो सीख जाते हैं, तो ये लेटेंट लर्निंग होती है। और अगर हम घर की बात करें तो जो कुछ माँ बाप करते हैं या जिस तरह से वो सोसाइटी को देखते हैं या अपनी सोशल सराउंडिंग्स को या अपने इन्वायरमेंट में लोगों को करते हुए देखते हैं, तो वो उसको अनकॉन्शियसली जो है वो परसीव कर लेते हैं, और इसी चीज़ को हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो लेटेंट मीन्स हिडन, एंड इट इज़ लर्निंग विदाउट मोटिवेशन, री इन्फोर्समेंट, पनिशमेंट। क्योंकि जब बच्चा अनकॉन्शियसली कर रहा है किसी एक्ट को तो वो मोटिवेशन के बगैर ही होगा, री इन्फोर्समेंट भी उसमें यूज़ नहीं होगी और ना ही पनिशमेंट का उसमें कोई रोल होगा। और मोर ओवर हम कह सकते हैं कि इट इज़ लर्निंग व्हेन अ लर्नर सीज और एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ बिहेवियर इन हिज ऑन और इन हर ऑन। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 325 की, 326 की, व्हाट इज़ LMS। LMS स्टैंड्स फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और आपको बेटर पता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो है LMS सिस्टम्स होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं,
और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है और आपको जो है फिजिबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। 327 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड प्रोग्राम लर्निंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो लर्निंग की एक थ्योरी है जो कि प्रोवाइड की गई, स्किनर ने प्रोवाइड की। और इसमें स्किनर ने क्या किया, एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया और उसने एसोसिएटिव लर्निंग जो कि लॉ ऑफ एसोसिएशन पे डिपेंड करती है थॉर्नडाइक के, तो उसके हिसाब से उसने वर्क किया और रीइंफोर्समेंट उसने यूज़ की। और उसने कहा कि जो रीइंफोर्समेंट है वो बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकती है। और प्रोग्राम लर्निंग जो है वो भी स्किनर ने ही प्रोवाइड किया हमें, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पे वर्क करता है। और प्रोग्राम लर्निंग में ऐसा होता है कि पहले रिस्पॉन्स होता है और उसके बाद जो है रीइंफोर्समेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पे भी वर्क करता है। अब अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग इन विच स्ट्रेंथ ऑफ अ बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड बाय रीइंफोर्समेंट। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय स्किनर। और अगर हम बात करें प्रोग्राम लर्निंग की तो हम कहेंगे इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय स्किनर and it is a technique or it is a learning technique which works on the principle of operant conditioning. It means first response then reinforcement. अब देखते हैं जी क्वेश्चन 328 को, व्हाट इज़ कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डाइवर्जेंट वैलिडिटी के साथ। कंकरेंट वैलिडिटी ये होता है कि जब दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, मतलब दो टेस्ट जो हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, तो उसको हम कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो कंकरेंट वैलिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू डिफरेंट असेसमेंट्स। अब इसकी अगर मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूँ ना, तो आपको पता है कि 9th-10th के जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या फ़िज़िकल एजुकेशन की भी अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या होता है कि एक हमारा थियोरेटिकल पेपर होता है और एक हमारा प्रैक्टिकल होता है। और अब इस सिचुएशन में अगर एक स्टूडेंट पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करता है और वो प्रैक्टिकल में भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो दोनों के जो स्कोर्स होंगे वो कंकरेंट होंगे, तो ये कंकरेंट वैलिडिटी होगी। मतलब अगर पेपर में भी उसके वैसे ही मार्क्स आते हैं जैसा कि उसके प्रैक्टिकल में मार्क्स आते हैं, तो फिर ये जो वैलिडिटी होगी कंकरेंट वैलिडिटी होगी। अब क्वेश्चन 329, व्हाट इज़ रैपर्ड। रैपर्ड असल में रिलेशनशिप है, हारमोनियस रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट पीपल्स या डिफरेंट स्टूडेंट्स। अगर हम इसको रैपर्ड को इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द क्लोज हारमोनियस एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल या स्टूडेंट्स। मतलब आपकी आपस में जो केमिस्ट्री बन जाती है उसको हम रैपर्ड कहते हैं एजुकेशनल के सेंस में। व्हाट इज़ CAI। आपको पता है CAI जो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हर साल PPSC के MCQs पेपर में ज़रूर 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूड होता है। आपको याद होना चाहिए कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अब क्या होता है ये प्रोग्राम लर्निंग की तरह का ही है। इसमें ब्रांच लर्निंग भी यूज़ होती है, मतलब कंप्यूटर के थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अगर डेली लाइफ आपको एग्जांपल दूँ तो जो आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और फिर एंड में आपको रिज़ल्ट भी फ़ौरन मिल जाता है, वो असल में एक एग्जांपल है इसकी CAI की। अच्छा, अब क्वेश्चन 321, व्हाट इज़ एम्पैथी एंड सिंपैथी। अब सिंपैथी क्या है और एम्पैथी क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सिंपैथी वो है जो हम किसी और के लिए, किसी और की फीलिंग्स को, मतलब हमें एहसास होता है उसका। आप ऐसे समझ लें सिंपल वर्ड में कि बस हम उसको शेयर करते हैं। मतलब किसी को देखते हैं तो हमारे दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं और हमें जो है उसका दर्द जो है हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एम्पैथी क्या है, एम्पैथी है किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, सिर्फ शेयर नहीं करना, अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसकी नेचर को समझना। क्यों? क्योंकि इस तरह के हालात जो है हम खुद भी फेस कर चुके होते हैं। ये होती है एम्पैथी। ठीक हो गया। अब अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे सिंपैथी मीन्स टू शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, व्हाइल एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल तो ये दे दी कि दूसरों की वरीज़ जो हैं वो हमें अपनी लगे, एम्पैथी की एग्जांपल। लेकिन सिर्फ वरीज़ नहीं, हैप्पीनेस भी।
मतलब किसी की कुछ भी फीलिंग्स, बेशक वो एंग्जाइटी है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो लव है, वो हेटेड है, वो सिंपैथी है, कुछ भी है, वो अगर आप उसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो एम्पैथी है। और इसी तरह की अगर फीलिंग्स हो आप उसके साथ शेयर करते हैं, मतलब उसकी खुशी को उसके साथ मिल के मनाते हैं, उसके गम को भी शेयर करते हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन को आप शेयर करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो सिंपैथी है। क्वेश्चन 332, व्हाट इज़ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव का मतलब होता है साजगार, उर्दू में अगर बात करें तो कंड्यूसिव जो है वो होता है जी साजगार माहौल जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाए, या सूटेबल माहौल जो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी लर्निंग को बेटर वे में परफॉर्म कर सके। अब इसको इंग्लिश में अगर डिफाइन करेंगे तो सो सिंपल, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट मीन्स सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। मतलब क्लासरूम में आपका अगर क्लासरूम की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका ठीक है, स्टूडेंट जो है उनको अगर गर्मी है तो हवा का मुनासिब इंतज़ाम है, जो डिस्टेंस गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है कि स्टूडेंट्स में प्राइमरी स्कूल के या मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स में 0.6 मीटर पर स्क्वायर्स, और मैट्रिक के लेवल पे 1 एंड एफ के लेवल पे 1.2 मीटर पर स्क्वायर की बात अगर करें तो वो उसको मौजूद हो, उसके पास उसका मटेरियल पूरा हो, टीचर जो है क्लास में मूव ऑन करके उसको देखे कि वो ठीक तरह से बात कर रहा है कि नहीं, बोर्ड से उसका जो फासला है वो मुनासिब होना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में इंक्लूड की जा सकती हैं। क्वेश्चन 333, व्हाट इज़ एसएनसी डेमोनिट। अब एसएनसी के डेमो तो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में नहीं दे सकती, लेकिन ये बता सकती हूँ कि आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि व्हाट इज़ एसएनसी, सिंगल नेशनल करिकुलम। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि इट इज़ नाउ कॉल्ड पाकिस्तान नेशनल करिकुलम। अब इसका नाम पाकिस्तान नेशनल करिकुलम हो गया है 2022 में। उसके बाद आप बात कर सकते हैं इसके फेजेस पे कि इसके 3 फेजेस हैं। 2021 में फर्स्ट फेज़ प्राइमरी लेवल पे, फिर 2022 में सेकंड फेज़ मिडिल लेवल पे या एलिमेंट्री लेवल पे, और थर्ड फेज़ 2023 में जो है वो 9th-10th के लेवल पे या हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद आप इसके मेरिट्स पे बात कर सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके डीमेरिट्स पर भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है आपके पास मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हों। अगर आपके पास मुझसे ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करें, सो दैट मुझे भी फ़ायदा हो। और कमेंट सेक्शन में अगर आप अपनी सजेशंस दे देते हैं तो इससे बहुत से व्यूवर्स को भी फ़ायदा हो सकता है। और कहते हैं ना कि इल्म तो बांटने से बढ़ता है, शेयर करने से तो इल्म बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चन 334 की बात करें तो व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ एसएनसी, डिफाइन एनी 3। अब पैरामीटर्स आप ऐसे समझ लें कि इसके जो है एडवांटेजेस की ही बात हो रही है। तो एडवांटेजेस में जो 3 मेरे माइंड में आए हैं, 3-4 वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, लैंग्वेज की स्किल्स पे काम कर रही है ये एसएनसी का सिलेबस, लिटरेसी पे काम कर रहा है। जाहिर सी बात है अगर प्राइमरी लेवल पे पहले लॉन्च हुआ है तो ये लिटरेसी पे ही वर्क कर रहा है। बेसिक कंसेप्ट बच्चों की बिल्ड करने में हेल्पफुल प्रूव हो रहा है। उसके बाद हेल्थ और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को ये। और उसके अलावा क्रिएटिविटी, सबसे मेरे हिसाब से सबसे इसका जो मेन वर्क है ना वो क्रिएटिव चाइल्ड बनाने पे है एसएनसी का, क्योंकि मैं खुद प्राइमरी लेवल पे टीच कर रही हूँ और मुझे पता है कि कितना ज़बरदस्त ये सिलेबस है, मुझे बहुत पसंद आया है। उसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है ये। और क्वेश्चन नंबर 335 है, वाई यू चूज़ एजुकेशन वाइल यू आर अ बायोलॉजिस्ट, यू शुड मूव ऑन टू द हाईएस्ट डिग्री इन इट लाइक अ साइंटिस्ट। अब ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसने आपको अपने हिसाब से हैंडल करना है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो मोडरेटिक होना चाहिए। उन्होंने पता है क्या किया है, ये जो सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, यू शुड मूव ऑन टू द हाईएस्ट डिग्री इन इट, इसमें वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आप इस जॉब पे टिकना भी चाहते हैं या नहीं। और आपने खुदारा ऐसा आंसर उनको नहीं करना कि पहले मैं लेक्चरर तो बन लूँ उसके बाद मैं साइंटिस्ट बनने पे कोशिश करूँगी या करूँगा। आपने बिल्कुल इस तरह का आंसर नहीं करना। आपने एक मॉडरेटिक आंसर देना है। आपने कहना है कि मुझे लगता है कि मैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज की क्वेस्ट है। उसके अलावा आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि अगर मैं साइंटिस्ट बन जाता हूँ तो मैं अकेला अपने मुल्क की को सर्व करूँगा या अकेली अपने मुल्क को सर्व करूँगी। लेकिन अगर मैं एक लेक्चरर या मतलब फ़ीमेल लेक्चरर बन जाती हूँ तो उसमें ये होगा कि मैं कितने साइंटिस्ट अपने मुल्क को प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह की कुछ जस्टिफिकेशन आप खुद से भी रेडी कर लीजिएगा और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिएगा कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं एज ए लेक्चरर एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ तो मैं कितने अच्छे टीचर्स अपने माशरे को, अपने मुल्क को प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर वो टीचर आगे जाके कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने स्पेशलिस्ट, कितने साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 336, व्हाट इज़ योर रिसर्च इन एमएससी। अब एमएससी में आपका जो रिसर्च का टॉपिक था आप वही बताएंगे। हो सकता है फिर नेक्स्ट आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस हो तो वह आप उसके लिए रेडी हो के जाएंगे। अब क्वेश्चन 337, हु वाज पेवलॉव। पेवलॉव जो है वो बिहेवियरिस्ट था, रशियन था। उसने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, उसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया है। फिर उसके बाद आप बहुत सारी डिस्कशन क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा कि जस्ट उतना आंसर दें जितना उन्होंने पूछा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन 338, विच थ्योरी पेवलॉव इन्वेंटेड। अब पेवलॉव ने, आपको पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, तो आप यही कहेंगे ही प्रेजेंटेड क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 339 है, व्हाट द पेवलॉव डन, कि पेवलॉव ने किया क्या। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया हंगरी डॉग पे, उसने उसको केज में रखा। फिर आप पूरी उसकी डिटेल बता सकते हैं कि केज के बाहर उसने क्या किया। उसने फूड रख दी, फिर उसने जो है डॉग के लिए इस चीज़ को कंपलसरी रखा कि वो इस डोर को ओपन करेगा, बाहर जाएगा, फिर उसको फूड मिलेगी, या फूड को देख के, बाहर से ही देख के वो सैलिवेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही वो सामने शीशा लगा हुआ था, तो जैसे ही डॉग फूड को देखता था तो वो सैलिवेट करना शुरू कर देता था, और साथ में वो जो है एक न्यूट्रल स्टिमुलाई बेल को रिंग करता था जैसे ही फूड उसके सामने प्रेजेंट करते थे। तो जब फूड वो प्रेजेंट करते थे तो वो सेलिब्रेट करता था, साथ वो बेल की वॉइस भी सुनता था। जब कंडीशनिंग हो गई तो उसके बाद जो बेल था, जस्ट उसी को, बेल को रिंग किया जाता था, फूड सामने नहीं लाई जाती थी, और जो डॉग है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था। अगर आप चाहें तो आप इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही हैज़ डन एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ हंग्री डॉग, द डॉग वाज इन अ केज एंड ही वाज वॉचिंग आउटसाइड थ्रू अ मिरर और थ्रू अ ग्लास। फिर आप कह सकते हैं कि देयर वाज फूड आउटसाइड द केज, द डॉग वाज मेड कंपल्सरी टू वॉच द फूड इनसाइड द केज। और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि एवरी टाइम ही सेज द फूड एंड स्टार्ट टू सेलिवेट, देन द बेल रैंग विद द फूड and slowly and gradually the dog started to salivate on the voice of the bell alone even there was no food। तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 340, व्हाट इज़ कंडीशनिंग इन पेवलॉव रिसर्च। अब कंडीशनिंग क्या है, असल में कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग ये है कि जब दो स्टिमुलाइज को आपस में लिंक कर दिया जाता है तो वो होता है जी कंडीशनिंग। और यही कुछ जो है वो पेवलॉव ने किया कि कंडीशनिंग मीन टू स्टिमुलर्स आर लिंक्ड टुगेदर, न्यूट्रल स्टिमुलस इज़ लिंक्ड विद द नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, और फिर जो न्यूट्रल स्टिमुलस होती है, जब वो नेचुरल स्टिमुलस के साथ लिंक्ड कर दी जाती है तो वो अननेचुरल स्टिमुलस बन जाती है। व्हाट इज़ बेल इन द पेवलॉव रिसर्च। ये क्वेश्चन इसी सीक्वेंस का हिस्सा था, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने से बेटर है कि इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। तो एक क्वेश्चन आप इसमें एक्स्ट्रा कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 29 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बेल जो थी वो कंडीशनिंग से पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, लेकिन कंडीशनिंग के बाद वो अननेचुरल स्टिमुलस बन गई थी। बस इतनी सी बात है। चलें जी, होपफुली आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।